श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज संत कबीर नगर में सभी अभिभावकों और छात्रों का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 के जीव विज्ञान के अंतर्गत हम मेंडल के संकरण की अवधारणाओं पर व्याख्या करेंगे। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि मेंडल ने अपने जो प्रयोग किए पहले पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में उन्होंने शुद्ध लंबे या किन पौधों पर उन्होंने कैसे प्रयोग किया, इस पर मैंने परिचर्चा किया है। अब आज की तारीख में हम आपको हम बात करेंगे कि मेंडल ने एक संकर पर आधारित मेंडल की कुछ अवधारणाएं हैं। संकरण के विषय में मेंडल ने क्या अवधारणा दिया है, मैंने भी इसके पहले भी बताया था, पुनः हम आज बता दे रहे हैं कि संकरण होता क्या है। संकरण जब तुलनात्मक लक्षण वाले नर और मादा का संपर्क या निषेचन कराया जाता है तो उसे संकरण कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। आज संपूर्ण दुनिया इसी संकरण के पीछे भाग रही है। हर पौधों से लेकर के यानी जितने सजीव जगत है सब लोग उसमें नए नए प्रजातियों को उत्पन्न करना और देखना चाहते हैं। तो उन्होंने अवधारणा में आपने देखा कि पहला आपका अवधारणा में है आपने उन्होंने दिया, मेंडल ने एक संकर पर आधारित कुछ अवधारणा दी। पहला आपका है आनुवंशिकी के कारक। अब मेंडल ने जो है संकरण के पीछे कुछ अपनी अवधारणा को भी व्यक्त किया है। पहला है आनुवंशिकी के कारक। तो मेंडल ने बताया कि जीवों में आनुवंशिक लक्षणों का विकास, मेंडल ने बताया कि आनुवंशिक लक्षणों का विकास कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा, कुछ कारकों द्वारा होता है। सूक्ष्म जीवों का रचनाओं का विकास कुछ सूक्ष्म कारकों या सूक्ष्म रचनाओं द्वारा होता है। मेंडल ने बताया कि सभी सजीवों में आनुवंशिक लक्षणों का विकास कुछ सूक्ष्म रचनाओं द्वारा होता है, जिन्हें उन्होंने कारक बताया। ये सूक्ष्म कारक या आनुवंशिकी कारक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। तो पुनः ध्यान दें, मेंडल ने ये बताया कि सभी सजीवों में आनुवंशिक लक्षणों का विकास कुछ सूक्ष्म रचनाओं द्वारा होता है, जिन्हें हम आनुवंशिकी का कारक कहते हैं। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते रहते हैं। इन्हें हम जीन भी कहते हैं। जीन जो ये आनुवंशिकी के कारक हैं, ये जीन्स होते हैं। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूक्ष्म रचनाओं के रूप में जाते रहते हैं और ये विकास करते रहते हैं। जीन्स। अब इस जीन्स का विस्तार मैं हल्का सा उस दिन बताया था, आज मैं पुनः आपको बता रहा हूं कि इसके अंतर्गत आपका जो है हर आदमी, हर चीजों का, किसी भी सजीव, चाहे वो पौधा हो या जो है यानी जंतु जगत हो या वनस्पति जगत हो, कहीं से भी देखा जाए तो हर आदमी ये परिचर्चा करता है कि इसका जीन्स क्या है, ये किस जो है वंशज का है, किस प्रजाति का है। तो वह सब की चीजें उसी संकरण पर टिकी रहती हैं। तो मेंडल ने ये बताया कि कारक जो है सूक्ष्म रचनाओं के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं या जाते रहते हैं, जिसे हम जीन्स कहते हैं। दूसरा उन्होंने बताया, इसी कारक में दूसरा नियम दिया है आपको जो है, इसमें अब आपको जो है प्रभाविता और अप्रभाविता
पृथक्करणिका का नियम। मेंडल ने आगे पृथक की जो है संकर के विषय में अवधारणा में पहला तो जीन्स कार्य बताया, दूसरा बताया कि प्रभाविता और अप्रभाविता का। तो मेंडल ने बताया कि युग्म विकल्पी कारकों में जब लक्षण समयुग्मी थी और विषम युग्मी थी, मेंडल ने बताया कि इसमें समयुग्मी हो या विषम युग्मी हो, कि दोनों के बीच में या दोनों अवस्थाओं में कुछ लक्षण जो है जो प्रदर्शित हो जाते हैं, यानी दोनों कारकों के बीच में अर्थात सम और विषम अर्थात नर और मादा के बीच के संकट में जो लक्षण आपके जो है प्रदर्शित हो जाते हैं या जो लक्षण दिखाई पड़ जाते हैं उन्हें हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। उनमें प्रभावी लक्षण कहते हैं। अब प्रभावी लक्षण में सम विषम अर्थात जैसे नर और मादा के संयुग्मन से जो लक्षण प्रदर्शित हो जाते हैं उन्हें हम प्रभावी लक्षण या प्रभाविता का नियम भी कहते हैं। जैसे पौधे का लंबा होना या पुष्प का लाल रंग का होना, ये उसके प्रभाविता का है। वो चीज़ें हम दूसरे रूप में कह सकते हैं। कभी कभी हम यह भी देखते हैं कि माता पिता के ही लक्षणों में बालक या बालिका जो भी संतानें हैं, यदि उसमें पिता के लक्षण प्रभावी हो जाते हैं उन अवस्थाओं में, तो हम यह संपूर्ण समाज ये कहता है कि यह जो है संतान पिता के चेहरे का पड़ा हुआ है। या माता का लक्षण प्रभावी हो जाता है तो लोग या समाज ये कहते हैं कि यह बालक या बालिका देखो माता के चेहरे के प्रारूप की है। तो दोनों युग्म विकल्पी कारकों में दोनों अवस्थाओं में जो लक्षण प्रभावी हो जाते हैं उन्हें हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। और जो समयुग्मी अवस्थाओं में अपने लक्षण को या अपने लक्षण को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, अपने लक्षण दर्शा नहीं पाते हैं, ऐसे युग्म विकल्पी कारकों को अप्रभाविता का नियम या अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अप्रभावी लक्षण कहते हैं। पुनः देखें, समयुग्मी अर्थात युग्म विकल्पी कारकों में जो लक्षण प्रदर्शित नहीं हो पाते हैं, अपना लक्षण दर्शा नहीं पाते हैं, उन्हें हम अप्रभाविता का नियम या अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे अप्रभावी लक्षणों में आपका जो है फूल का सफेद होना, पौधे का बौनापन होना, छोटा होना अप्रभावी आपका है, यानी अपने लक्षण को वह दर्शा नहीं पाया, अपनी प्रभाविता को दर्शा नहीं पाया, तो हाँ अप्रभावी आता है। अब अगला आपका होता है तीसरा नियम है करण, पृथक्करण का नियम। अब मेंडल ने अपनी अवधारणा में दिया कि एक संकर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो पृथक्करण अलग अलग हो जाती हैं। आप पृथक्करण के अलग अलग नियमों में मेंडल ने बताया कि जब युग्म विकल्पी कारक में अप्रभावी लक्षण, मेंडल ने बताया युग्म विकल्पी कारक में अप्रभावी लक्षण अपने प्रभाव को दर्शा नहीं पाते हैं, प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, तो प्रभावी लक्षणों के साथ साथ वो चलते रहते हैं। मेंडल ने बताया कि अप्रभाविता में उन्होंने बताया कि यदि संकर सदस्यों में या युग्म विकल्पी कारकों में देखा जाए तो कुछ अप्रभावी लक्षण अपने आप को जब प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं, लक्षण दिखा नहीं पाते हैं, तो प्रभावी लक्षणों के साथ साथ वे चलते रहते हैं और चलते हुए भी फिर प्रभावी लक्षणों के साथ मिल करके वे अपने आप को अलग बने रहते हैं, फिर भी अपने लक्षणों को दर्शा नहीं पाते हैं। उन्हें पृथक्करण का नियम कहते हैं। पृथक्करण का नियम का तात्पर्य अलग अलग होना। अलग अलग होने का तात्पर्य है
कि आपका अप्रभावी लक्षण, यानी संकर सदस्यों में अप्रभावी लक्षण प्रभावी लक्षणों के साथ चलते हुए भी, साथ रहते हुए भी अपने लक्षणों को दर्शा न पाना, अपने लक्षणों को प्रदर्शित न कर पाना ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। इनमें दोनों लक्षण अलग अलग होते रहते हैं। तो मेंडल ने इसमें अपनी अवधारणा में आनुवंशिकी के कारण जीन को बताया कि ये जो जीन्स होते हैं कुछ सूक्ष्म रचनाएं हैं जो जीवों में चलती रहती हैं। वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं सूक्ष्म रचनाओं को। उन्होंने आनुवंशिकी कारक या जीन बताया। फिर उन्होंने बताया प्रभाविता और अप्रभाविता का नियम कि युग्म विकल्पी कारकों में अर्थात नर और मादा में कुछ ऐसे लक्षण से होते हैं जो अपने आप को जो प्रदर्शित कर देते हैं, उन्हें हम प्रभाविता का नियम कहते हैं या प्रभावी लक्षण कहते हैं। प्रभावी लक्षण में जैसे पौधों से दिया उन्होंने कि पौधे का लंबा होना या पौधों पुष्पों में लाल रंग आना। पुनः देखें आगे अप्रभाविता कि युग्म विकल्पी कारकों में अर्थात नर और मादा में सब अपने लक्षणों को न प्रदर्शित कर पाना, न दर्शा पाना ही अप्रभाविता का नियम कहलाता है। यानी ये लक्षण प्रभावी नहीं होते हैं। तो ये लक्षण प्रभावी नहीं होते हैं। इन अप्रभावी लक्षणों को उन्होंने बताया जैसे पौधे का छोटा होना, बौनापन होना या पुष्प का सफेद रंग होना। फिर पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम में मेंडल ने बताया कि संकर सदस्यों में कुछ लक्षण अप्रभावी होते हैं, होते हुए भी प्रभावी लक्षणों के साथ साथ वंशागत में रन करते रहते हैं। फिर भी रन करते हुए अर्थात चलते हुए भी अपने लक्षण को प्रदर्शित न कर पाना ही वो पृथक्करण का नियम कहलाता है। अर्थात पृथक्करण के नियम में वे दोनों अपने आप को अलग अलग रखते हैं, अलग अलग होते हैं। अब इसके बाद आपको आता है आपको द्वि संकर। आपका अगला है आपका द्वि संकर द्वि संकर संकरण। तो दो संकर संकरण में मेंडल ने दिया है आपको जो है जब दो तुलनात्मक लक्षणों वाले जीवों के बीच संकर कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है या निषेचन क्रिया कराई जाती है तो उन्हें द्वि संकर क्रॉस कहते हैं। पुनः ध्यान दें, जब दो तुलनात्मक लक्षण वाले सजीवों या जीवधारियों के बीच निषेचन क्रिया या संकरण कराया जाता है तो उन्हें हम द्वि संकरण कहते हैं। इसके बाद आता है त्रिसंकरण, अगला या बहुसंकरण। इसके बाद आपका आता है बहुसंकर संकरण। अब बहुसंकर संकरण, तो बहुसंकर संकरण में मेंडल ने बताया कि जब एक या एक से अधिक अर्थात दो या दो से अधिक तुलनात्मक लक्षणों के बीच, तुलनात्मक सदस्यों के बीच संकरण कराया जाता है, क्रिया कराया जाता है या निषेचन कराया जाता है तो उन्हें हम बहुसंकरण कहते हैं। अब ये आपका बहुसंकरण और द्वितीय संकरण। इसके पहले मैंने बताया था कि प्रथम पुत्र पीढ़ी, द्वितीय पुत्र पीढ़ी। मैंने आपको पुनः याद दिला दे रहे हैं कि प्रथम पुत्र पीढ़ी में अर्थात F1 में मेंडल ने सभी लंबे पौधों को प्राप्त किया था। दूसरी पीढ़ी में जब उन्हीं का स्वयं संकरण मेंडल ने कराया तो उन्होंने देखा कि द्वितीय पीढ़ी में 3:1 अर्थात 3 लंबे 1 बौना पौधा प्राप्त हुआ था। अब जब उन्होंने इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब तृतीय पीढ़ी में उन्होंने संकरण कराया अर्थात बहुसंकरण कराया तब मेंडल ने देखा कि उनमें जो है
पौधों का अनुपात 9:3:3:3:1 के रूप में प्राप्त हुए थे। तो ये आपके जो है मेंडल की प्रभावता, पृथक्करण, द्विसंकरण या बहुसंकरण थे। इसके बाद मेंडल ने ये दिया कि सजीवों में एक शब्द आता है उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन उसी अनुवंशिकी कारक में ही आपका जो है आपका आता है उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन के अंतर्गत सजीवों में या सजीव जगत में या जीवधारियों में एकाएक या अचानक होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। पुनः ध्यान दें, सजीवों में जितने भी सजीव हैं या सजीव जगत में अथवा जीवधारियों में अचानक या एकाएक होने वाले परिवर्तन को ही उत्परिवर्तन कहा जाता है। जैसे उत्परिवर्तन सपोज कर लें कि माता पिता छोटे हैं तो संतान उनका लंबा हो गया, ये उत्परिवर्तन है। माता पिता जो है काले रंग के हैं, उनकी संतत जो है गोरे रंग में आ गई, उसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हम आपको जो है मेंडल की ये अवधारणाएं, उनके संकलन आपको ये बताए। अब कल हम इसमें आपको जो है आपकी वीडियो में ले चलेंगे जो है जीव जगत के, इसमें विकास है, विकास से जुड़ी अभिधारणाएं क्या हैं उनके विषय में हम कल परिचर्चा करेंगे। और आप लोग थोड़ा सा इसे नोट बनाने और लिखने का भी प्रयास करेंगे। इसी के साथ आप सबको धन्यवाद।